आत्मविश्वास का प्रतीक बन गईं। लेकिन अग्नि के पंख में ये भी जिक्र है कि ये सफर आसान नहीं था। मतलब असफलताएं, मुश्किलें, संसाधनों की कमी, ये सब तो रहा ही होगा। बिल्कुल रहा। कोई भी बड़ा वैज्ञानिक मिशन बिना चुनौतियों के पूरा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने इन असफलताओं का सामना किया कैसे? क्या चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही? यहीं पर उनका वो मशहूर फलसफा काम आता है जिसके बारे में आपने शायद सुना भी हो, फेल इज इक्वल टू फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हाँ, सुना है। असफलता मतलब सीखने की पहली कोशिश। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये उनके काम करने के तरीके का हिस्सा था। देखिए, कई जगहों पर असफलता को छुपाया जाता है या उससे डर का माहौल बन जाता है ना? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। पर कलाम साहब ने इसे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा माना। किताब में ऐसे कई किस्से हैं जहां वो अपनी टीम को नाकामी के बाद डांटने के बजाय उनसे सीखने और अगली बार बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे। अच्छा। ये रवैया असल में जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने के लिए बहुत जरूरी माहौल बनाता है। तो ये असफलता से सीखना उनकी लीडरशिप का एक मुख्य तत्व था। हाँ, मैं कहूंगी ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व था। ये दिखाता है कि एक लीडर का काम सिर्फ सफलता सुनिश्चित करना नहीं होता, बल्कि एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा कल्चर बनाना भी है जहां लोग फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत बने। उनका खुद का अटूट विश्वास और वो सकारात्मक रवैया पूरी टीम में जोश भर देता था। देखिए, मिसाइल कार्यक्रम के बाद उनका योगदान और कैसे आगे बढ़ा? देखिए, 1992 से 1999 तक वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे और साथ ही DRDO के सचिव भी रहे। और इसी दौरान 1998 में जो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुए, उसमें उनकी भूमिका एक प्रमुख समन्वयक की थी। पोखरण 2? हाँ, हालांकि वो सीधे परमाणु बम डिजाइन टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस पूरे जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में उनका जो संगठनात्मक कौशल था, उनका तकनीकी मार्गदर्शन था, वो बेहद अहम था। और इन परीक्षणों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। इतनी बड़ी वैज्ञानिक और रणनीतिक जिम्मेदारियां निभाई उन्होंने, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहे, बहुत विनम्र और आध्यात्मिक थे। क्या किताब इस पहलू पे भी रोशनी डालती है? हाँ, बिल्कुल डालती हैं। किताब उनके इस पक्ष को भी काफी अच्छे से उजागर करती है। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वो बेहद सादा जीवन जीते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और अध्यात्म ये विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे विज्ञान बाहरी दुनिया को समझने का जरिया है, तो अध्यात्म हमें अपने अंदर झांकने और मानवीय मूल्यों को समझने की दृष्टि देता है। ये दिलचस्प नजरिया है। हाँ, वो अक्सर कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते थे। उन्हें वीणा बजाने का भी शौक था।